नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास और बहुत पुरानी शासन व्यवस्था को समझने वाले हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। ये स्वशासन का एक ऐसा मॉडल है जो सदियों से चला आ रहा है। तो चलिए सीधे इसी की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि बिना आज की तरह की अदालतों के या पुलिस के कोई समुदाय, कोई समाज अपने यहाँ न्याय कैसे करता होगा, कैसे शांति और व्यवस्था बनाए रखता होगा? ये सवाल ना वाकई में बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही अनोखी व्यवस्था में। और ये व्यवस्था है मुंडा जनजाति की अपनी सामुदायिक शासन व्यवस्था। एक ऐसा सिस्टम जो पीढ़ियों से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला आ रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बात नहीं है। नहीं, ये तो उनके जीने का, उनके समाज का एक अभिन्न अंग है। तो फिर आइए इस सिस्टम को एकदम शुरू से समझते हैं, इसकी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी कड़ी से। और वो हैं गांव के मुखिया, जिन्हें मुंडा कहा जाता है। सच कहें तो ये मुंडा ही इस पूरी शासन व्यवस्था की नींव हैं। तो ये मुंडा होते कौन हैं? मुंडा गांव के पॉलिटिकल हेड होते हैं, यानी राजनीतिक मुखिया। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो पद है ना, ये वंशानुगत होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। और इनका सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना और ये देखना कि गांव में सब ठीक ठाक रहे, सबकी भलाई हो। तो अब सवाल उठता है कि एक मुंडा दिन प्रतिदिन के काम क्या करते हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े काम हैं। पहला, गांव वालों से राजस्व, जिसे हम टैक्स कह सकते हैं, वो इकट्ठा करना। दूसरा, गांव में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। और तीसरा, जो भी छोटे मोटे झगड़े या विवाद गांव में होते हैं, उन्हें सुलझाना। लेकिन रुकिए, ये व्यवस्था सिर्फ राजनीति, टैक्स और कानून तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत ही गहरा सामाजिक और कह सकते हैं एक आध्यात्मिक पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो पूरे समुदाय को एक साथ जोड़कर रखता है। और इसी सामाजिक धार्मिक पहलू में एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने आते हैं, पाहन। पाहन गांव के धार्मिक प्रमुख होते हैं, मतलब रिलीजियस हेड। उनका काम होता है पूजा पाठ और बाकी रस्मों रिवाजों के जरिए गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखना। और ये जिम्मेदारी, यकीन मानिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने जितनी ही जरूरी मानी जाती है। अब देखिए, इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो है इन दोनों के बीच का संतुलन, मुंडा और पाहन। एक तरफ है मुंडा, जो पॉलिटिकल हेड हैं, प्रशासन, कानून, टैक्स ये सब देख रहे हैं। और दूसरी तरफ है पाहन, जो गांव के आध्यात्मिक और सामाजिक सौहार्द का ध्यान रख रहे हैं। मतलब एक तरह से दोनों मिलकर गांव को चलाते हैं, एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना, एक दूसरे के पूरक बनकर। तो ये सारी बैठकें, ये फैसले, ये सब होता कहाँ है? इसके लिए एक खास जगह है जिसे कहते हैं अखड़ा। अखड़ा सिर्फ एक मीटिंग की जगह नहीं है, ये तो उस गांव का दिल है। ये उनका कल्चरल सेंटर भी है और उनकी पंचायत, उनकी अदालत भी। यहीं पर न्याय होता है और यहीं पर त्योहार मनाए जाते हैं, नाच गाना होता है। मतलब पूरा सामाजिक जीवन इसी अखड़ा के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो गांव के लेवल पर सिस्टम कैसे काम करता है ये तो हमें समझ आ गया। मुंडा है, पाहन है, अखड़ा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई मामला ऐसा हो जो बहुत बड़ा हो, या 2 गांवों के बीच का कोई झगड़ा हो, तब क्या होता है जब एक अकेला गांव उसे नहीं सुलझा सकता? बस यहीं पर एंट्री होती है परहा की। इसे पढ़ा भी कहते हैं। परहा क्या है? इसे आप एक तरह से कई गांव की एक मिलीजुली पंचायत समझ सकते हैं, एक काउंसिल, जिसमें आसपास के कई गांव शामिल होते हैं। और इसका मुख्य काम भी यही है, ऐसे बड़े और पेचीदा मसलों को सुलझाना जो किसी एक गांव के दायरे से बाहर हो। तो न्याय की पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है? देखिए, सिस्टम बड़ा सीधा है। सबसे पहले कोई भी झगड़ा गांव के मुंडा के पास जाता है, वो उसे वहीं सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मामला नहीं सुलझता, तब उस केस को ऊपर भेजा जाता है, यानी परहा के पास। और परहा जो फैसला सुनाती है वो आखिरी होता है, फाइनल। उसे सबको मानना पड़ता है। एक तरह से ये उनकी सुप्रीम कोर्ट है। अब इतनी बड़ी और शक्तिशाली काउंसिल है तो इसका कोई मुखिया भी होगा, है ना? बिल्कुल। इस काउंसिल के जो हेड होते हैं उन्हें कहते हैं मानकी। और मानकी का रुतबा बहुत बड़ा होता है। उन्हें परहा राजा का टाइटल दिया जाता है, मतलब वो इस पूरे इंटरविलेज सिस्टम के सबसे बड़े अधिकारी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परहा राजा अकेले ही सब कुछ करते हैं। नहीं, उनकी मदद के लिए, उनको सलाह देने के लिए अधिकारियों की एक पूरी टीम होती है। ये टीम इस पूरी व्यवस्था को एकदम स्मूथली चलाने में मदद करती है। आप इसे आज के ज़माने के एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं।
तो चलिए जरा इस काउंसिल पर एक नज़र डालते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना ज़्यादा विकसित था। देखिए, राजा के सहायक के लिए ठाकुर हैं, उनके मंत्री हैं दीवान, फिर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रोल भी हैं, जैसे पांडे जिनका काम है सारे दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना, दारोगा जो सभा की कार्यवाही को कंट्रोल करते हैं, और तो और लाल नाम का एक अधिकारी भी है जो एक वकील या कानूनी सलाहकार की तरह काम करता है। मतलब हर काम के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना सोचा समझा और ऑर्गेनाइज था। ये सब जानने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। सवाल ये है कि आज का हमारा आधुनिक समाज, हमारी मॉडर्न गवर्नेंस, समुदाय पर आधारित, कम्युनिटी पर चलने वाली इन सदियों पुरानी और आत्मनिर्भर व्यवस्थाओं से क्या सीख सकता है? क्या इनमें आज भी हमारे लिए कोई सबक छिपा है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।